हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला पे। सेक्शन ए सेक्शन बी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे सैम्पल क्वेश्चन पेपर का। अब सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सेक्शन सी के क्वेश्चंस होंगे और साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद सैम्पल क्वेश्चन पेपर में जिस तरह का पेपर आया हुआ है उसी तरह का एक और मतलब कम से कम 5 से 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर हम तैयार करेंगे और उससे उसका जो क्वेश्चन होगा, जिस तरह से ये आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर पूछा है एकदम हूबहू उसी तरह का क्वेश्चन देंगे उसमें, ताकि हर तरह का कैटेगरीज का क्वेश्चंस आप कर लें। दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि जिस पैटर्न पे वो क्वेश्चन इस बार सैम्पल क्वेश्चन पेपर का पूछा है, हर टॉपिक का, चाहे आपका वो वेक्टर का हो गया, 3D का हो गया, प्रोबेबिलिटी का हो गया, चाहे इंटीग्रेशन का हो गया, एरिया बाउंडेड बाई कर्व का हो गया, जो भी टॉपिक का है, जिस तरह का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है उस तरह का वीडियोस का हम एक कंप्लीट सीरीज बनाएंगे, जिससे कि टर्म 2 का अच्छा प्रिपरेशन हो जाए। तो टर्म 1 में गड़बड़ अगर हुआ हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी वक्त है और वक्त है तो हम लोग कर सकते हैं, वी कैन डू इट। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका इंटीग्रेशन है डेफिनिट, और साथ ही साथ डेफिनिट इंटीग्रेशन में लगा हुआ है मॉड। तो मॉड जब तक ऑपरेट नहीं होगा, मॉड जब तक खुलेगा नहीं तब तक इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हैं। तो मॉड को खोलने का ये तरीका है कि आप ये पता करो सबसे पहले कि ये जो मॉडुलस के अंदर नंबर लिखा हुआ है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मतलब ये कि इसका साइन स्कीम तुमको निकालना पड़ेगा। तो साइन स्कीम निकालने से पहले तुम ये क्या कर लो कि इस क्वांटिटी को, ये जो क्वांटिटी है इसको मान लो fx, है ना। तो लेट fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब ये अगर fx हो गया तो सबसे पहले fx का साइन स्कीम निकालते हैं। तो इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं, तीनों में है तो x कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2। अब और फैक्टराइज करो, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो ये 2 देख रहे हो, ये 3 देख रहे हो, तो 2 एकम 2 से 2 और 1 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये x माइनस 1 और ये x माइनस 2 इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। अब ये fx का फैक्टराइजेशन आ गया, तो अब हम लोग fx का साइन स्कीम पता कर सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस को ओपन करना है। तो अब fx का साइन स्कीम पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं। x बराबर 0 होगा, यहाँ से x बराबर 1 होगा और यहाँ से x बराबर 2 होगा। अब जो साइन स्कीम है हमारा वो क्या होगा जरा देखो। आपको मालूम है कि अगर x का कोफिशिएंट सारी जगह प्लस है तो ये प्लस के साथ खुलता है, तो ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अब इंटीग्रेशन को जरा चेक करो कि वो कहाँ से कहाँ तक करना है, -1 से 2 तक, तो ये 2 तक ही हमारा ब्लॉक हो जाएगा, इसके इधर ही, और ये -1 के बाद है तो -1 इधर होता है। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन को जब ब्रेक करेंगे तो हम देखेंगे कि -1 से लेके 0 तक हमारा जो fx है वो नेगेटिव है, 0 से लेके 1 तक पॉजिटिव है, 1 से लेके 2 तक नेगेटिव है। तो अब हम लोग को बारी बारी से इस मॉडुलस को खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अगर हम इसको माने हैं fx, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1 to 2 और मॉड के अंदर fx, यही होगा ना, मॉड के अंदर fx। अब क्या होगा कि ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ fx है उसको हमको ब्रेक करना होगा, यहाँ से यहाँ तक क्योंकि इसमें नेगेटिव है, फिर यहाँ से यहाँ तक क्योंकि इसमें पॉजिटिव है, और यहाँ से यहाँ तक क्योंकि इसमें नेगेटिव है। तो चलिए अब ब्रेक किया जाए। तो क्या हो जाएगा, ये -1 से लेके 0 तक मॉड fx, फिर प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक मॉड fx, फिर प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक मॉड fx, और ये dx तो आपको जोड़ना ही है ना, dx तो आपको जोड़ना ही है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो मॉडुलस है ना वो ये -1 से 0 में कैसे खुलेगा, क्योंकि ये fx नेगेटिव है तो मॉड लगा है तो माइनस के साथ खुलेगा। उसी तरह से 0 से 1 तक में ये जो fx है वो भी पॉजिटिव है तो ये सिंपल खुल जाएगा, और 1 से 2 तक में नेगेटिव है तो ये माइनस के साथ खुलेगा। ठीक है जी। तो चलिए अब हम लोग इस मॉडुलस को खोलते हैं। तो ये जगह को हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, इस जगह को इरेज कर देते हैं और फिर यहाँ पे सब बनाते हैं फिर से आगे, ठीक है। चलिए तो अब हमारा इंटीग्रेशन -1 से 2 fx है ना, मॉड fx dx क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन -1 to 0 है ना, -1 to 0, आइए माइनस के साथ है तो यानी कि मॉड के अंदर नेगेटिव है तो हमको -fx के साथ खोलना होगा, फिर प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक ये सिंपल fx खुलेगा। क्यों खुलेगा सिंपल fx, बताओ भाई, क्योंकि 0 से 1 तक में हमारा fx पॉजिटिव है, ठीक है। अब प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 तक
1 से 2 तक ये नेगेटिव है तो ये माइनस एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना, माइनस एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। चलिए तो अभी इसकी भी कहानी खत्म हो गई। अब एफ एक्स जो माने हो उसको सब्स्टिट्यूट करो। तो एफ एक्स किस चीज़ को माना हुआ चीज़ है, तो यही एफ एक्स है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब इसमें माइनस से गुना अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 to 0, माइनस के साथ गुना करने से ये सारा साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि -x³ प्लस 3x स्क्वायर और -2x, और इंटीग्रेशन अभी आपको करना है। फिर प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1। अब ये साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि 0 से 1 तक में ये f(x) सिंपल है, यानी कि x³ माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2x। अब यहाँ पे देखिए प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 तक में फिर माइनस से है तो ये फिर साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि -x³ और प्लस 3x स्क्वायर और प्लस -2x dx, ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है जी। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब आपको इंटीग्रेट करना होगा। आप ये मत समझिएगा कि ये वाली चीज़ एकदम हूबहू सेम है या इससे इसको काटा जा सकता है। ये प्लस x³ ये माइनस x³ क्यों नहीं काटा जा सकता है, क्योंकि इंटीग्रल जो है वो अलग है, लिमिट जो है वो अलग अलग है। ये 0 से 1 है, ये 1 से 2 है, और ये -1 से 0 है। तो आपको अलग अलग इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए अब इंटीग्रेशन किया जाए। तो -x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, -x का पावर 4/4, फिर प्लस 3x³/3, फिर -2x²/2, और कहाँ से कहाँ तक, तो ये -1 से लेके 0 तक इंटीग्रेशन हो चुका है। फिर प्लस इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो x³ का हो जाएगा x का पावर 4/4 माइनस 3x³/3, फिर प्लस 2x²/2, और कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके 1 तक। फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, तो -x का पावर 4/4 प्लस 3x³/3 और -2x²/2, और कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक। ठीक है। अब वैल्यू को प्लग इन करेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला को मिटा देते हैं। ठीक है जी, इसको भी मिटा सकते हैं, इसका भी काम हो चुका है। चलिए तो अब यहाँ पे क्या होगा, अपर लिमिट जब हम देखो, सबसे पहले इंटीग्रेशन में क्या करना, हमेशा एक बात याद रखना, कि सबसे पहले 2 बॉक्स बनाना और माइनस बीच में लिखना है ना। अपर लिमिट, ये पहला का काम अभी हो रहा है। अपर लिमिट जब पुट करोगे उसकी क्वांटिटी यहाँ लिखना, फिर माइनस होता है, फिर लोअर लिमिट पुट किया जाता है। ये नहीं करोगे तो गलती हो जाएगी, है ना। तो ऐसा कै गो ब्रैकेट बनेगा, तो एक तो यहाँ के लिए बनेगा प्लस करके है, तो एक 1 के लिए एक 0 के लिए, तो +1 के लिए मान लो ये है, -0 के लिए तुम्हारा ये है, फिर प्लस आपका इसके लिए एक बनेगा, है ना, तो ये बॉक्स बन गया, फिर माइनस ये बॉक्स बन गया। अब वैल्यू को रखो, जब 0 रखोगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये कहानी पूरा 0 हो जाएगी। फिर -1 रखना है, तो -1 तो भैया रखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना, -1 तो तुम्हें रखना पड़ेगा। तो 0 हमारा कम जगह छेक रहा है, तो हम लोग 0 कर ही देते हैं, फिर माइनस ये करते हैं। अब -1 रखोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले माइनस है, फिर ये देखो, ये -1 का पावर 4 1 हो जाएगा, और बाई 4। अब हम लोग को वैल्यू रखना है, ठीक है। फिर आपका ये है प्लस, ये 3 3 काट दो, 2 2 काट दो, यहाँ पे 3 3 काट दो, 2 2 काट दो, 3 3 काट दो, 2 2 काट दो। ठीक है जी। अब देखो, अब यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि -1 का क्यूब है, तो माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप -1 रखोगे तो ये माइनस है पहले से, और ये -1 का स्क्वायर, तो ये +1 हो जाएगा, यानी कि ये 1 ही होगा। इस माइनस के चलते वो माइनस रहेगा, यहाँ जो -1 का स्क्वायर है वो तो प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। अब फिर ये दोनों वैल्यू प्लग इन कर दिए। अब इसमें हम लोग को सबसे पहले 1 पुट करना है, तो 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/4। फिर -1 पुट करोगे तो ये 1 का क्यूब, तो 1 ही आएगा, तो -1। फिर ये वहाँ पे 1 पुट करोगे तो +1। अब 1 पुट करने के बाद फिर 0 पुट करना है, तो माइनस के बाद जब 0 पुट करेंगे तो सारा में x नजर आ रहा है, तो 0 0 0 हो जाएगा, तो ये कहानी 0 हो जाएगी। अगला में आपको 2 पुट करना है, तो यहाँ पे पहले माइनस है, और ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना के 16 बटे में 4। फिर प्लस यहाँ पे जब हम डालेंगे कितना, 2,
तो 2 दूना 4 दूना के 8, तो ये 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब 2 डालेंगे तो माइनस 2 दूना के 4 होगा। फिर माइनस 1 पुट करना है, तो ये -1/4 होगा। फिर ये आपका +1 होगा और ये -1 होगा। तो ये तो इसी से कैंसिल हो गया, यहाँ भी इसी से कैंसिल हो गया और ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ से देखो, यहाँ से ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये आपका 1 और 1 2 हुआ था, तो 2 और +1/4 हो जाएगा इस माइनस की वजह से, सब प्लस हो जाएगा। और फिर प्लस अंदर वहाँ देखो तो ये 1/4 बचा है, फिर यहाँ प्लस ये 8 में से 4 गया 4 और ये 4 चौके 16, तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि -4 -8 हो गया, अब +8 0 हो गया। और वहाँ से देखो यहाँ से माइनस माइनस प्लस और 1/4 हो जाएगा। यानी कि हमारा ये कह सकते हैं कि 1/4 1/4 1/4, यानी कि हम कह सकते हैं 2 + 3/4। तो बाई 1 करके एलसीएम ले लो, ये 4 हो जाएगा, ये 4 दूना के 8 और +3 यानी कि 11/4। अगर यही आंसर लिखना चाहो तो भी ठीक है, नहीं तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूना के 8, 3 बचा और /4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी, चलिए तो इस तरह से हम लोग फाइनल आंसर पे पहुंच गए। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपका एरिया बाउंडेड बाई कर्व का है। कह रहा कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि इंटीग्रेशन का यूज करके हमको एरिया निकालना है और वो भी एरिया जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा वो। इनक्लोज्ड बाई द लाइन x + y = 2 एंड द पाराबोला y² = x एंड द x एक्सिस, यानी कि ये जो हमारा इंटीग्रेशन से एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो किसके किसके बीच में, तो ये x + y = 2 जो लाइन है, सबसे पहले इसको ड्रॉ करिए, x + y = 2 को ड्रॉ करिए, फिर y² = x को ड्रॉ करिए और x एक्सिस जो है उसके बीच से जो घिरा हुआ एरिया है वो निकालना है। तो इस लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, x को 0 रख दीजिए, y अपने मन में 2 हो जाएगा, फिर x को 2 रख दीजिए, y 0 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा पॉइंट हमारा हो गया, मान लीजिए ये आपका 2,0 हो गया और यहाँ पे आपका अगर हो गया 0,2, तो ये हम लाइन खींच दिया ऐसे, ये आपका 0,2 पॉइंट हो गया और ये आपका ये पॉइंट हो गया। तो ये तो लाइन हो गया हमारा। अब ये y² = x को कैसे ड्रॉ करें, तो ये पाराबोला है, अब किसके तरफ खुलेगा इसको कैसे पता करें, इसको कैसे पता किया जाए किसके तरफ खुलेगा। तो इसको पता करने के लिए आपको ये देखना होगा कि y में स्क्वायर है, अगर ध्यान से सुनिएगा, y में अगर स्क्वायर है इसका मतलब तो यही ना हुआ कि x जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि y में स्क्वायर है तो स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं आ सकता। हाँ, y निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन y का स्क्वायर जब कर देंगे तो वो x जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो वो पॉजिटिव होगा यानी कि राइट साइड। x पॉजिटिव किधर होता है, राइट साइड, तो हमारा कर्व ऐसे होगा राइट साइड इस तरह से। ये हो गया हमारा पाराबोला, ठीक है ना, ये हो गया हमारा पाराबोला। अब एक लिखा हुआ है एंड x एक्सिस, तो x एक्सिस तो हमारा यही है, तो अब जो है इससे बाउंडेड एरिया कौन हुआ, जो इस लाइन से हो और ये पाराबोला से और ये हो, यही एरिया हुआ। तो इस एरिया को हमें निकालना है। अब इस एरिया को निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको एक लाइन खींचना होगा और पता करना होगा कि यहाँ का x कोऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि अगर हम यहाँ से लेके x = 0 से लेके यहाँ तक देखें तो ये हमारा बाउंडेड है पाराबोला और x एक्सिस से, और अगर उधर जाएं तो ये हमारा लाइन जो दिया हुआ था x + y = 2 उससे, और ये x एक्सिस से बाउंडेड है। तो यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन करना होगा लाइन को, जबकि यहाँ पे पाराबोला को। तो सबसे पहले यहाँ का कोऑर्डिनेट तो निकालें, है ना। तो कैसे निकाला जाए कोऑर्डिनेट यहाँ का, तो यहाँ का निकालने के लिए सबसे पहले इसको और इसको सॉल्व करना होगा। तो ये y² = x है, तो यहाँ पे x का वैल्यू हम रख सकते हैं, है ना। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व लाइन एंड पाराबोला, तो भैया पाराबोला हमारा y² = x है और x की जगह पे हम क्या रख सकते हैं यहाँ से 2 - y। अब y को और 2 को इधर खींचो तो y² + y - 2 = 0। फैक्टराइज कर लो, तो फैक्टराइज करोगे तो ये आराम से ये -2 दिख रहा है और यहाँ +y दिख रहा है, तो 2 एकम 2 हो गया, तो y + 2 कर लो और y - 1 कर लो = 0। ठीक है, क्योंकि -2 भी लाना था और y प्लस में लाना था, तो 2 ज़्यादा रखेंगे 1 कम रखेंगे तो आ जाएगा।
तो यहाँ से एक आएगा y बराबर 1 और एक आएगा y बराबर -2। अब ये y का दो वैल्यू क्यों आ रहा है? क्योंकि ये लाइन का और इस पाराबोला का इंटरसेक्शन दो जगह होगा, एक तो यहाँ पे दिख रहा है और एक आगे जाके कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं पे होगा आगे की तरफ जाके। तो इसका मतलब यहाँ पे y बराबर 2 होगा, मान के चलिए हाइट y का, और यहाँ पे y बराबर 1 होगा। तो ये y बराबर हमको नहीं निकालना है, हमको x बराबर निकालना है यहाँ का। अगर यहाँ का हम y को देखें तो ये हमारा कितना आया हुआ है? 1 आया हुआ है। अब x कैसे निकालें? तो यहाँ से क्या है भैया, x प्लस वाई बराबर 2 दिया है तो y का वैल्यू 1 रख दो। ये तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि नीचे हो रहा है इंटरसेक्शन। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 2 - 1 यानी कि 1, यानी कि x भी हमारा 1 ही आया। तो अब हमको रिक्वायर्ड एरिया जो लिखना होगा, रिक्वायर्ड एरिया वो क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से लेके 1 तक और प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक। यहाँ पे फंक्शन कुछ और होगा, ये पाराबोला होगा। तो पाराबोला ऊपर वाला का जो इक्वेशन है तो ये तो y स्क्वायर बराबर x है, तो y स्क्वायर बराबर x से आता क्या है? y बराबर प्लस माइनस अंडर रूट x। तो ऊपर वाला जो फंक्शन है उसका इक्वेशन हो जाएगा y बराबर रूट अंडर x और नीचे वाला का हो जाता है y बराबर माइनस रूट x, क्योंकि y का दो वैल्यू आया है, एक ऊपर वाला के लिए एक नीचे वाला के लिए। तो हमें ऊपर वाला को इंटीग्रेट करना है तो y बराबर रूट x लिखेंगे और यहाँ पे लाइन का इक्वेशन लिखना है क्योंकि लाइन हमारा इंटीग्रेट करना है, ये एरिया निकालना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? y बराबर 2 - x, तो ये हो गया 2 - x। अब रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? रूट x का इंटीग्रेशन, x का पावर 1/2 प्लस 1 होगा क्योंकि x का पावर 1/2 है, और यहाँ पे 1/2 प्लस 1 और लिमिट डाल देंगे हम प्लस 2 - x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए? 2 का इंटीग्रेशन 2x और माइनस x का इंटीग्रेशन x²/2 और कहाँ से कहाँ तक? तो 1 से लेके 2 तक। अब वैल्यू प्लग इन करिए। सबसे पहले जब 1 पुट करोगे तो ये 1 का पावर 1/2 प्लस 1 होगा, तो 1 का पावर कुछ भी हो वो तो 1 ही होगा। और भाई यहाँ पे देखना, यहाँ पे 1/2 और 1 है तो 3/2 होगा, यानी कि 3/2 को ऊपर लिख दो। फिर माइनस, जब 1 पुट करोगे तो 0 भी पुट करोगे, तो 0 करोगे तो ये 0 ही हो जाएगा, कहानी खत्म। फिर इसमें आप 2 पुट करना है पहला ब्रैकेट में, और फिर माइनस करके अगला 1 पुट करना है। तो सबसे पहले हम लोग 2 पुट करते हैं, फिर माइनस लिखेंगे और अगला पुट करेंगे। तो जब 2 पुट करोगे तो ये 2 दूना के 4 माइनस, यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 दूना के 4 और 4/2 यानी कि 2। फिर यहाँ पे 1 था तो 1 पुट करो माइनस करके, तो ये हो गया 2 एकम 2 माइनस 1/2। ठीक है जी। तो यहाँ से कितना आ गया तुम्हारा? 2/3, और यहाँ से आया प्लस में 4 में से 2 गया तो 2, और यहाँ से 2 में से आधा घटेगा तो 3.5 बचेगा, यानी कि या ऐसे भी देखो 2 दूना के 4 में से 1 गया 3/2 तो -3/2 हो गया ये, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या होगा जरा देखा जाए आगे का कैलकुलेशन। सबसे पहले तो आप एलसीएम ले, क्या हो जाएगा हमारा? देखिए एलसीएम से पहले देखिए कि 3 है, यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 1 2 का एलसीएम 3 दूना के 6 होगा, फिर 3 दूना के 6 हुआ यानी कि 2 हुआ, यानी कि 2 दूना के 4, फिर प्लस 1 6 के 6 यानी कि 6 दूना के 12, फिर माइनस, फिर 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, 3 तिया 9, तो ये 12 और 4 16, और 16 में से 9 गया तो 7, 7/6 यानी कि 6 एकम 6 यानी इतना। ये भी आंसर लिख सकते हो, ये भी आंसर लिख सकते हो, जैसा आप मुझे समझे। तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर और करके दिया हुआ है 12 का, वो भी आपका एरिया बाउंडेड बाई कर्व का ही क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, और रीजन में आपको एक्स और वाई को कुछ इस तरह से डिफाइन किया है कि एक्स और वाई, ये जो ऑर्डर पेयर है एक्स कॉमा वाई, वो किस नियम का पालन कर रहा है? तो वाई नियम का पालन कर रहा है कि वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई लेस देन इक्वल टू √3x। और यहाँ पे बोला है कि x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 4। ये दोनों नियम का पालन करने वाला जो रीजन मिलेगा आप उसके बीच का एरिया निकालिए। तो सबसे पहले ये जो y बराबर लिखा हुआ है √3x, इसी को सबसे पहले आप ड्रॉ करो, इनक्वालिटी को भूल जाओ। y बराबर √3x को ड्रॉ करो और x² प्लस y² बराबर 4 को ड्रॉ करो। तो ये तो सर्कल है हमारा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है।
ये तो हमारा सर्कल है और जिसका रेडियस हमारा 2 होगा, 2,0, ये 0,2, ये आपका -2,0 और ये आपका 0,-2, क्योंकि सर्कल है, रेडियस 2 का स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। और ये देखिए y बराबर √3x क्या होगा, आपको भी मालूम है कि स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि एंगल जो होगा वो ये tan थीटा होता है, तो tan थीटा का वैल्यू अगर √3 है तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो गया, तो ये 60 डिग्री पे होगा ऐसे। ये ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर दिए y बराबर √3x का, ठीक है जी। अब देखिए, अब इन्होंने बोला है कि y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो y का वैल्यू किधर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ऊपर होता है, मतलब नीचे वाली कहानी खत्म हो गई। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू √3x होना चाहिए। तो y बराबर लेस देन इक्वल टू √3x का मतलब क्या है, सबसे पहले ये डिफाइन करिए। तो सबसे पहले ये देखिए कि इसमें अगर हम लोग इस x के वैल्यूज को डाल रहे हैं, माने इसको पता करना होगा ना कि कौन सा रीजन होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो y लेस देन अगर हम √3x लिखें तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि वो लाइन जो होगा उसके या तो इधर वाला प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा या तो इधर वाला प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। इक्वल टू है तो लाइन को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो उसको कैसे पता किया जाता है, एक भी पॉइंट अगर मालूम चल जाए तो उसको रख के देख लिया जाए सेटिस्फाइड करा के कि वो सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो ये y लेस देन इक्वल टू क्या है, लेस देन इक्वल टू √3x है। अब 2,0 इसमें डाला जाए तो x बराबर 2 है और y बराबर 0 है, तो y बराबर 0 लेस देन इक्वल टू, जब 2 डालिएगा तो 2√3, ये सही बात है। इसका मतलब ये हमारा रिप्रेजेंट किया इस नीचे की तरफ को, और सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, लेस देन इक्वल टू अगर 4 है तो अंदर वाले को, सर्कल के अंदर वाले को। तो इस लाइन के नीचे है और सर्कल के अंदर है, मतलब इसी रीजन की बात हो रही है। और y ग्रेटर देन 0 है, मतलब ऊपर की बात हो रही है, यानी कि इस लाइन के ऊपर ही रहोगे आप। यानी कि आप कह सकते हो कि इस रीजन में आप एरिया निकालना है आपको, ठीक है। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तुमको ये पॉइंट निकालना होगा। अब जब ये पॉइंट निकल जाएगा तो तुम क्या करोगे कि इस लाइन को इंटीग्रेट करोगे 0 से लेके यहाँ के पॉइंट तक, और सर्कल को इंटीग्रेट करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक। उससे क्या होगा कि इस लाइन को जब इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये एरिया निकल के आएगा, और जब सर्कल को इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये एरिया निकल के आएगा। तो सबसे पहले तो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहिए, तो उसके लिए हमको लाइन को और सर्कल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व, लिख लेना तुम इंटरसेक्शन, ठीक है ना, हम ऐसे ही लिखते हैं इंटरसेक्शन। सॉल्व लाइन एंड सर्कल, तो भैया क्या है हमारा x² प्लस y² की जगह पे लिख दो, ये y² की जगह पे y की जगह पे √3x लिखो। तो √3x लिखोगे तो उसका स्क्वायर करना होगा क्योंकि y का स्क्वायर रखना है, और बराबर में 4, तो ये कितना हो जाएगा x² प्लस ये √3 का स्क्वायर 3 और ये x² बराबर 4, यानी कि 4x² बराबर 4, यानी कि x² बराबर 1। तो इसका मतलब x बराबर क्या आ गया हमारा ±1। तो इसका मतलब ये हमारा x बराबर 1 लाइन हो गया, यहाँ का पॉइंट हमारा हो गया 1, x बराबर 1। अब y बराबर क्या होगा, तो ये √3 × 1 यानी कि √3, तो y की तो जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना, y की तो जरूरत भी नहीं है। तो x बराबर 1 निकल गया, बस बात खत्म। उसके बाद हमें क्या करना होगा, समझिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहीं पे चलता है। रिक्वायर्ड एरिया जो लिखेंगे उसमें देखिए क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन fx लिखा जाता है, तो fx में पहले लाइन है तो fx का मतलब y, तो y बराबर पहले √3x है, और वो कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके 1 तक, फिर प्लस इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमको सर्कल का y लिखना है, तो सर्कल का y तो निकालना पड़ेगा, तो वो कैसे निकलेगा, यहाँ से y² बराबर 4 - x², तो y बराबर ±√4 - x²। तो प्लस माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि नीचे वाला जो सर्कल है आधा, जो x एक्सिस से नीचे है, उसका इक्वेशन होता है y बराबर -4 - x², और ऊपर वाला जो सर्कल होता है वो होता है y बराबर √4 - x²। प्लस वाला ऊपर, माइनस वाला नीचे, तो ऊपर वाला ही हमको लिखना है ना, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन को ही इंटीग्रेट कर रहा है। तो ये कितना होगा √4 - x², और कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, ठीक है जी। अब इंटीग्रेट करिए, तो ये तो y बराबर √3 केवल है, x बाहर है,
तो √3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। x का इंटीग्रेशन x² 2 और फिर इसमें आपको वैल्यू रखना होगा आपको 0 से लेके 1 तक, फिर प्लस इसको आप कह सकते हो कि ये हमारा एक्चुअल में इंटीग्रेशन क्या है, √2² - x²। तो √a² - x² जब ऊपर में रहता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x/2 और अंडर रूट में जो है वो लिखते हैं पहले, तो 2² - x², फिर प्लस में a²/2, तो प्लस में a²/2, तो a² हमारा 2² है, तो a²/2 और साइन इनवर्स x/a, तो यहाँ पे x/2 होगा। अब ये इंटीग्रेशन हो गया और इसमें अब हमको अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 1 रखना होगा। तो ये आपको फार्मूला बाकायदे मालूम होना चाहिए कि क्या होता है √a² - x² का फार्मूला, ठीक है ना। चलिए, तो अब इंटीग्रेशन हो गया, अब अपर लिमिट 1 और 0 डालते हैं, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड एरिया बराबर 1 डालेंगे जब, तो ये √3 और 1² 2 और माइनस 0 डालेंगे तो 0, कहानी खत्म। प्लस इसमें डालेंगे सबसे पहले 2, तो 2 डालोगे जब, तो ये 2/2 होगा, लेकिन यहाँ पे जब 2 डालोगे तो अंडर रूट में 2² माइनस 2² होगा, तो ये 0 हो जाएगा। फिर 2 इसमें भी अभी डालना है, तो प्लस 2² 2 यानी कि 2 बचेगा कट के, यहाँ x का वैल्यू 2 डालोगे तो साइन इनवर्स 2/2 यानी कि 1 होगा, यानी कि ये π/2 होगा, ये दिमाग में रखोगे। फिर माइनस जब 1 डालेंगे तब क्या होगा, तो जब 1 डालेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/2, याद रखना 1/2, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2 दूना के 4 में से 1 गया तो 3, फिर प्लस ये हो गया 2 और इनटू साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। अब क्या करना होगा कि सबका वैल्यू को प्लग इन करके लिखना होगा, तो अब इसको मिटा देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हमारा, रिक्वायर्ड एरिया बराबर हो जाएगा, यहाँ से आएगा √3/2, है ना, √3/2, फिर प्लस में ये तो 0 हो गया क्योंकि 2² में से 2² गया तो 0, और ये हो जाएगा प्लस में 2 × π/2, है ना, और माइनस ये देखो ये √3/2 होगा माइनस में, और ये भी माइनस में ही हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1/2 π/6 होता है, तो 2 × π/6 क्योंकि 30 डिग्री को बोलते हैं, और माइनस क्यों, क्योंकि ये माइनस इसमें भी जाएगा। तो ये √3/2 ये √3/2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, यानी कि पाई माइनस ये 2 से 3 बार में कट गया, यानी कि पाई माइनस π/3, यानी कि आपका एलसीएम हो जाएगा 3, यानी कि 3π माइनस पाई, यानी कि 2π/3, दिस इज 2π/3। यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपका 3D का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 to 0। ये 1 to 0 जो पॉइंट है उस पॉइंट से इस प्लेन के ऊपर जो फुट बनेगा, इस फुट को आप मान लीजिए कि नॉर्मल है तो n है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको निकालना है। फिर आगे कह रहा है कि हेंस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 to 0 फ्रॉम द गिवन प्लेन, और कह रहा है कि यदि ये पॉइंट निकल जाए तो इस प्लेन से इस पॉइंट का डिस्टेंस भी निकालिए, यानी कि सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट भी निकालिए, और ये कोऑर्डिनेट जब निकल जाता है तो ये कोऑर्डिनेट के निकल जाने के बाद ये डिस्टेंस भी निकालिए, ठीक है ना। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला आना चाहिए, ठीक है ना। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट को निकालने का क्या फार्मूला होगा, देखिएगा x माइनस, है ना, x मतलब ये इसका कोऑर्डिनेट आप कह सकते हो, ये x कह सकते हो, y कह सकते हो, z कह सकते हो, है ना। तो x माइनस x1 क्या होता है, ऊपर वाला, ये होता है हमारा x1, y1, z1। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस x1 बाई प्लेन का जो है a, फिर बराबर y माइनस y1 बराबर प्लेन का b, और बराबर z माइनस z1 बाई c, और बराबर माइनस ऑफ प्लेन के इक्वेशन में ये लाइन को पुट किया जाता है, ये पॉइंट को, माने कि ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस c, और y a² प्लस b², अंडर रूट नहीं होता है। तो यह हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट को निकालने का फार्मूला होता है।
अब ये प्लेन का जो आरचेस में लाइन है उसको एलएचएस में पहले करना होगा सबसे पहले तो, और बराबर 0। तो अब यहाँ से क्या होगा कि प्लेन का फुट का एक्स कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए यहाँ पे x1 की जगह पे 1 डालेंगे और a हमारा ये होगा यहाँ से, ये जो x का कोफिशिएंट होता है वो a होता है और ये जो y का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, -3 होगा, और जो z का कोफिशिएंट होता है वो c होता है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना 1 बराबर y माइनस y1, तो y माइनस 2 बाई b का मतलब माइनस का 3 बराबर z माइनस z1, तो z1 हमारा क्या है 0 है और yc क्या है हमारा, तो वो 2 है, और बराबर माइनस ऑफ पहले ax1 by1 cz1 का मतलब क्या है, यही x1 y1 z1 होता है, इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करना है। तो भैया x बराबर 1 पुट करो तो 1 माइनस 3 इंटू वाई के जगह पे 2 पुट करो, फिर प्लस c इंटू z1 है ना, तो 2 इंटू जेड यानी कि 2 इंटू जेड का वैल्यू क्या है वहाँ पे 0 और माइनस का 9 और डिवाइडेड बाई में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर केवल नहीं बल्कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तक जाएगा, है ना। तो a स्क्वायर कितना है हमारा 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर याद रहे, और प्लस सी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 1/1 और उसको इक्वेट करो, उसको कैलकुलेट करो, क्योंकि इससे इसको इक्वेट किया जाएगा, फिर इससे इसको इक्वेट किया जाएगा और फिर लास्ट में इससे इसको इक्वेट किया जाएगा। तो x माइनस 1 बराबर ये माइनस ऑफ कितना आएगा ब्रैकेट के अंदर, तो ये आएगा 1 माइनस 3 दूना के 6 और माइनस 9, और बट्टे में क्या आएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 तिया 9 और प्लस 2 दूना के 4। ठीक है जी। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि x माइनस 1 बराबर ये आपका हो जाएगा कितना 3 दूना के 6 और 9 और 6 15 हो गया, 15 में से 1 गया 14, तो -14 ये माइनस के चलते +14, अब बटे में 9 और 4 13 और 1 14, यानी कि ये तो भैया कट के प्यारा सा 1 आ रहा है, तो ये दिमाग में रख लेना कि ये 1 आएगा। तो x माइनस 1 बराबर 1, तो इसका मतलब x बराबर हमारा 2 हो गया। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करने का मतलब है कि हमको y माइनस 2 बाई माइनस 3 लिखना होगा, और आपको भी पता है कि इसको अभी सॉल्व किए थे तो 1 आया था, तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा -3 और ये -2 उधर जाएगा तो +2, तो इस तरह से y बराबर हमारा -1 आ जाएगा। उसी तरह से इसको जब सॉल्व करें तो z/2 बराबर 1 है, क्योंकि ये 1 आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो 2 को जब उधर भेजेंगे तो z बराबर हमारा 2 हो जाएगा। तो हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिए। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेने के बाद, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जब निकाल लिए तो अब हम लोग डिस्टेंस भी डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं, है ना। डिस्टेंस भी अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं, या डिस्टेंस फार्मूला के विदाउट भी हम लोग निकाल सकते थे फार्मूला से। तो ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट कितना आ चुका है 2, -1, 2। अब डिस्टेंस फार्मूला से अगर हम बोला है कि हेंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू द नॉर्मल, तो वो d मान लेते हैं कि लेट d इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 to 0 एंड फ्रॉम द प्लेन, तो वो d हो जाएगा हमारा √x माइनस x1 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर, या फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखते हो, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखते हो, और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर लिखते हो। तो ये कितना हो जाएगा √x2 माइनस x1 का मतलब क्या हो जाएगा 2 में से 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का मतलब -1 और 2 का घटाओ, है ना, तो कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस z2 माइनस z1 यानी कि 2 में से 0 का स्क्वायर घटाना है, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा आपका √, ये 3 तिया 9, ये 2 दूना के 4, तो 9 4 13 और 1 14, यानी कि √14 आएगा, √14 आएगा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग मेथड 2 से भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो d बराबर क्या होता है मॉड ऑफ पॉइंट को लाइन में पुट किया जाता है, यही ना फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अब प्लस d डिवाइडेड बाई √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला होता है। तो वो फार्मूला से भी अगर हम निकालें तो क्या होगा ax1 by1 cz1 d का मतलब होता है कि इस पॉइंट को इस लाइन प्लेन के ऊपर
पुट कर देना। तो प्लेन हमारा ये है, ध्यान रहे, क्योंकि RHS 0 होना चाहिए। तो जब पॉइंट को पुट करोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले तो 1 माइनस 3 इंटू वाई के जगह पे डालोगे 2 तो 3 गुना 2 हो जाएगा, फिर प्लस 2 गुना जेड, जेड के जगह पे 0 डालोगे और माइनस का 9 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो यानी कि 1 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर फिर प्लस 2 का स्क्वायर, ये लिखोगे। तो यहाँ से देखो कितना आएगा, ये तो 0 हो गया, ये हो गया तुम्हारा कितना, मॉड ऑफ, ये मॉड में रहता है, ये देखना 9 और 6 15, 15 में से 1 गया 14, तो 14 ऊपर आया और नीचे अंडर रूट कितना आएगा, 3 तिया 9, ये भी तुम्हारा 2 दूना के 4, तो 9 और 4 13 और 1 14, तो अंडर रूट 14 आया। तो दोनों जब कटेगा तो ऊपर में अगर 14 और नीचे में रूट 14 है तो ऊपर वाला रूट 14 बार में कट जाएगा। तो इस तरह भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हारा रूट अंडर 14 ही आया। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो केस स्टडी बेस्ड पे है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, जो कि प्रोबेबिलिटी का है, और प्रोबेबिलिटी में भी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम दोनों को समझाने का कोशिश कर रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, एकदम ध्यान से समझिएगा। और अगर बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ये क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि एन इंश्योरेंस कंपनी बिलीव्स दैट पीपल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, दोज हु आर एक्सीडेंट प्रोन एंड दोज हु आर नॉट। कह रहा है कि एक्सीडेंट कंपनी वाले ये विश्वास करते हैं कि हमारे दुनिया में 2 क्लासेस के लोग रहते हैं, 2 कैटेगरीज को लोग रहते हैं, एक एक्सीडेंट प्रोन और एक नॉट एक्सीडेंट प्रोन। तो एक्सीडेंट प्रोन का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। एक्सीडेंट प्रोन का मतलब होता है ऐसे लोग जिनकी दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा होती है, और नॉट एक्सीडेंट प्रोन का मतलब होता है ऐसे लोग जिनकी दुर्घटना होने की संभावना ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है। ऐसे लोग दुनिया में होते हैं ना जो बाइक बहुत तेज चलाते हैं या गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं हमेशा, तो उनके दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा है। जो नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं, नॉर्मल रोड पे चलते हैं, ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं, उनके एक्सीडेंट होने की कम होती है। तो एक्सीडेंट प्रोन का मतलब ऐसे लोग जिनकी एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा होती है, और नॉट एक्सीडेंट प्रोन का मतलब होता है ऐसे लोग जिनकी एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत कम रहती है, मतलब नहीं रहती है कह सकते हैं। आगे कह रहा है कि द कंपनीज स्टेटिस्टिक्स शो दैट एन एक्सीडेंट प्रोन person will have an accident at some time within a fixed 1 year period with probability 0.6, whereas the probability is 0.2 for a person who is not accident prone। मतलब क्या है, जो कंपनी का स्टेटिस्टिक्स है, मतलब जो सांख्यिकी है, जो आपका कंपनी का डाटा होगा ना कलेक्शन, उसके जो पॉलिसी लेता है कोई कंपनी तो वो हमेशा डाटा वाला देखता है कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, उसका कै बार साल में एक्सीडेंट होता है। तो जो कंपनी का स्टेटिस्टिक्स है, जो सांख्यिकी है, जो डाटा है, वो ये बतलाता है, ये शो करता है, ये प्रूफ करता है कि एन एक्सीडेंट प्रोन पर्सन, जो एक्सीडेंट प्रोन पर्सन है, विल हैव एन एक्सीडेंट एट सम टाइम विदिन अ फिक्स्ड 1 year पीरियड विथ प्रोबेबिलिटी 0.6। मतलब ये बोल रहा है कंपनी कि ऐसे लोग जो कैटेगराइज हैं हमारे किस में, जो एक्सीडेंट प्रोन में आते हैं, जिनकी दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा रहती है, उनका एक फिक्स ईयर में दुर्घटना होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। वेयर एज, जबकि दिस प्रोबेबिलिटी इज 0.2 फॉर अ पर्सन हु इज नॉट एक्सीडेंट प्रोन। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो एक्सीडेंट प्रोन में नहीं आता है, जिनकी संभावना नहीं है एक्सीडेंट होने की, लेकिन एक्सीडेंट तो उन्हें भी हो सकता है, जो जिसकी संभावना ज़्यादा है वो धक्का जाके मार दे, जो नॉर्मल एकदम गाड़ी पे चल रहा है लेकिन कोई जाके उसको धक्का मार दे, तो एक्सीडेंट तो तब पर भी हो सकता है ना। तो ऐसे लोग जो नॉट एक्सीडेंट प्रोन में आते हैं, उनकी घटना होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। कह रहा है कि द कंपनी नोज दैट 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सीडेंट प्रोन। कह रहा है कि कंपनी ये जानती है कि 20% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी जितना भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में 20% लोग हमारे आते हैं एक्सीडेंट प्रोन में, मैंने जिनकी दुर्घटना होने की ज़्यादा संभावना है, ऐसे लोग 20% हैं। मतलब 80% क्या हो गए, ऐसे लोग जिनकी दुर्घटना होने की संभावना नहीं है। समझ रहे हो बात को। तो ये कहानी पढ़ने के बाद कह रहा है कि बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन
बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप आंसर करिए ये क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यू पॉलिसी होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर ऑफ परचेजिंग पॉलिसी। एक पॉलिसी होल्डर जो है उसके एक्सीडेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है यदि वो नया पॉलिसी लिया हुआ है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये घटना को ई मान लो। क्या लिख दोगे? ई बराबर, तो ई बराबर लिख देंगे हम लोग द न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर ऑफ परचेजिंग पॉलिसी। मतलब ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है यदि वो नया पॉलिसी लिया हुआ है, ये मान लिए। अब देखो, अब हम लोग मानेंगे कि वो पॉलिसी होल्डर दो तरह का हो सकता है। वो पॉलिसी होल्डर दो तरह का हो सकता है। एक तो वो एक्सीडेंट प्रोन में आता हो, माने ऐसे लोगों में कैटेगरीज में है, ऐसे लोगों में देखो पर्सन जो है, पॉपुलेशन जो है हमारा दो केस में आएगा ना पॉपुलेशन, एक आएगा एक्सीडेंट प्रोन और दूसरा आएगा नॉट एक्सीडेंट प्रोन। तो वो एक्सीडेंट प्रोन वाला व्यक्ति है, ये मानेंगे सबसे पहले E1 वाला है और एक मानेंगे हम E2 वाला है। तो सबसे पहले जो E1 है उसमें हम लिख देंगे कि द पॉलिसी होल्डर इज एक्सीडेंट प्रोन, और E2 में लिख देंगे हम लोग पॉलिसी होल्डर इज नॉट एक्सीडेंट प्रोन, जो एक्सीडेंट प्रोन में नहीं आता है। तो अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी किसका? ई इवेंट का। नया जो पर्सन पॉलिसी लिया है उसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले तो हमें यह डिसाइड करना होगा कि वो किस कैटेगरी में आता है। तो मान लेते हैं कि वो प्रोन वाले में आता है, एक्सीडेंट प्रोन वाले में आता है। तो अगर वो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी इस बात की कि वो एक्सीडेंट प्रोन में आता है, फिर इनटू उसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी यदि वो एक्सीडेंट प्रोन में आता है, या फिर ये भी हो सकता है कि सबसे पहले वो सेलेक्टेड जो बंदा है वो E2 कैटेगरीज में आता है, ऐसे लोगों में आता है जिसके एक्सीडेंट नहीं होती है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट हो जाने की यदि वो E2 कैटेगरी में आता है। इतना बढ़िया अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर बातें समझ में आ रही है तो भैया लाइक तो करना बनता है और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, है ना। प्रोबेबिलिटी का राम नाम सत्य कर देते हैं। अब जरा बताइए E1 का क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है। तो वो दिया हुआ है कंपनी 0.6 कर है 80%, है ना। यानी कि उस बात की प्रोबेबिलिटी जो प्रोन कैटेगरी में आते हैं, एक्सीडेंट प्रोन में आते हैं, वो 20% है, लास्ट में लिखा हुआ है ना। पढ़ के देखिए लास्ट में, द कंपनी नोज दैट 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सीडेंट प्रोन। तो एक्सीडेंट प्रोन में 20% आता है, यानी कि 20/100 इंटू, और अगर वो एक्सीडेंट प्रोन में आते हैं तो उनके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी हमें क्वेश्चन में दिया है 0.6, यानी कि 6/10 प्लस, फिर ये हो जाएंगे 80/100 इंटू, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E यदि वो E2 कैटेगरीज में आते हैं, यदि वो E2 कैटेगरीज में आते हैं तो उसका दिया है 0.2, यानी कि 2/10। तो भैया 20/5 हो गया, और ये 2 दूना के 2 तिया 6 और 2 5 10 हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा 3/25 प्लस, इसका देखा जाए यदि ये 0 से 0 कट गया, और 2 चौके 8, 2 5 10, और इसको भी काट लिया जाए 2 5 10, तो ये हो गया तुम्हारा प्लस में 4/25। तो अगर जोड़ा जाए तो दोनों का एलसीएम 25 है, तो 4 3 7/25। तो ये हो गया हमारा किसकी प्रोबेबिलिटी, जो न्यू पॉलिसी होल्डर है उसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी हो गई, जो नया पॉलिसी लिया हुआ है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए कि सपोज दैट अ न्यू पॉलिसी होल्डर हैज़ एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर ऑफ परचेजिंग अ पॉलिसी। कह रहा है कि मान लीजिए कि न्यू पॉलिसी होल्डर जो नया पॉलिसी लिया है हैज़ एन एक्सीडेंट हो चुका है विद इन अ ईयर ऑफ परचेजिंग पॉलिसी। अगर वो जिस पॉलिसी को परचेज किया जिस ईयर, उस ईयर उसका एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और सी इज एक्सीडेंट प्रोन। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो E1 कैटेगरी से आता है कि E2 कैटेगरी से आता है ना। हमें किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सॉरी एक्सीडेंट प्रोन से आता है इस बात की, दोनों से नहीं, वो व्यक्ति E1 कैटेगरी से आता है, यानी कि एक्सीडेंट प्रोन वाले कैटेगरी से आता है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया। घटना तो हो चुका है, ये E हो चुका है, समझ रहे हो बात को, घटना हमारा हो चुका है, ध्यान से देखना नीचे तक अगर नहीं दिख रहा है तो, ठीक है ना। ये घटना हो चुका है, ये घटना हो चुका है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो E1 से रास्ते से हुआ है, तो उसकी बेस थ्योरम का क्या कहानी होती है, बहुत आसान। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट
प्रोन का व्यक्ति हो यदि एक्सीडेंट हो चुका है। इसकी प्रोबेबिलिटी हम क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन, तो डायरेक्ट लिखो ना, डायरेक्ट लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो भैया यही होता है ना कहानी, ये वाली कहानी ऊपर हो जाएगी, ये A माना जाएगा, ये B माना जाएगा और आंसर हो जाएगा A बाई A प्लस B। ठीक है, तो A क्या है हमारा, ये 3/25 इसका कैलकुलेशन, तो ये हो गया हमारा 3/25 और बटे में एक्सीडेंट तो हो चुका है तो 7/25, तो ये हमारा हो जाएगा 7/25, तो 25 से 25 कट गया और आ गया हमारा 3/7। ठीक है ना, 3/7 आंसर हो गया। ठीक है जी, तो इस तरह से हम लोगों ने ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया और सेक्शन सी हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको वीडियो समझ में आता है, कहानी समझ में आती है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट करें। अगर आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है तो उस पर नया वीडियो बनाइए, पुराना वाला से मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करें, ज़रूर हम वीडियोज़ बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।